नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा चैनल कैप्टन स्वपन मिश्र में आपको स्वागत है। मैं आज का जो टॉपिक ले रहा हूँ वो है मर्चेंट नेवी के हजार्ड्स के ऊपर। अभी जैसे कि हमारा मर्चेंट नेवी में हमारा जो जहाज है, मर्चेंट नेवी हो, इंडियन नेवी हो, जहाज का सबसे बड़ा दुश्मन है फायर, आग। वेदर बैड वेदर हो सकता है, कुछ हो सकता है, दोज आर द थिंग्स, उसके लिए हम कंट्रोल कर सकते हैं। मीन्स अगर अच्छे कैप्टन होगा तो इवन साइक्लोन का टाइम में भी जहाज को निकाल के ले सकता है। वो हमको पढ़ाया गया है, नेविगेशन में पढ़ाया गया है। इवन स्टॉर्म में भी जो IF द स्टॉर्म है उसमें हम कैसे कैसे उसका ये में जाके निकाल दें, ये हमको पढ़ाया गया है। लेकिन जो हम सबसे कैजुअली लेते हैं वो फायर है। हालांकि इंडियन नेवी में हमेशा एवरी डे शाम को 5 बजे हमारा जो ड्यूटी वॉच होता है उसमें फायर फाइटिंग एक्सरसाइज एवरी डे कराया जाता है। और मर्चेंट नेवी में सिमिलरली पढ़ाया तो लोगों को ज़्यादा है, फिर भी जनरली इंडियन नेवी में जैसे लोग थोड़ा डर रहता है, सारा कुछ हो जाएगा तो उनको कोर्ट मार्शल हो जाएगा, ये हो जाएगा, और थोड़ा कॉन्शियसनेस ज़्यादा रहता है, वो रहता है। मर्चेंट नेवी में थोड़ा सा कम रहता है। एक्चुअली सब बोलते हैं चलो 4 घंटा ड्यूटी करना है, 8 घंटा सोना है, फिर 4 घंटे का ड्यूटी करना है। तो कभी कभी जो थोड़ा सा कैजुअलनेस जो मर्चेंट नेवी में होता है, दैट रिजल्ट्स इन द फायर। और दूसरी बात है कि फायर जो है हमारे इंडियन नेवी के भी हम एम्यूनिशन मिसाइल वगैरह कैरी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो है वेरी कॉशस। जैसे मर्चेंट नेवी जैसे टैंकर से VLCC वेरी लार्ज क्रूड टैंकर से, और इवन कंटेनर में भी हम सब कुछ डेंजरस कार्गो ले जाते हैं। तो ये थोड़ा सा अगर छोटा सा गलती, कहीं अगर सिगरेट पी के फेंक दिया तो जनरली हमारा इंडियन नेवी में जो फायर होता है कभी गलती से वो बिजनेस में लग जाता है, तो उसको हम इमीडिएटली कंट्रोल करते हैं। वो 3 टाइप का फायर होता है, जैसे इलेक्ट्रिकल फायर, ऑयल फायर एंड जनरल फायर। हमको बताया जाता है कि इलेक्ट्रिकल फायर में कैसे CO2 स्टोर से मारना है, और ऑयल फायर में कैसे उसको मार के फोम निकालना है, देखो उसको स्प्रेड करना है, और जनरल फायर में कैसे फायर हाइड्रेंट में लगाओ और ये करो। तो हमको ये तो रेगुलर प्रैक्टिस रहता है। बच्चे में भी GP रेटिंग कोर्स हो या ओपन CTC हो, एक ये है, वो पढ़ाया जाता है, लेकिन जनरली पब्लिक सीरियसली उसको लेते नहीं है। अभी का इंसिडेंट, ये जो अभी 3-4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता पहले का बात है, MV वाम हाओ 503 सिंगापुर का जो ये कंटेनर शिप है, वो अपना कन्नौर बोल के केरला में एक जगह है, वहाँ से ऑफ कोस्ट अराउंड 40 नॉटिकल माइल एरिया में उसमें आग लग गई। तो जब SOS भेजे, मैंडे भेजे, वटवती अडल भेजे, तो इमीडिएटली कोस्ट गार्ड वगैरह लग गए। फायर एक्सटिंग्विश पहले एक काम होता है कि जितना आदमी को बचाना है, तो अभी भी 2 आदमी लापता है जो पानी में कूद काट गए थे फायर से बचने के लिए। जो लोग लाइफ जैकेट वगैरह पहना हुआ था, वाट होते हैं जो प्रोटोकॉल फॉलो किए थे रेस्क्यू कर लेंगे। अभी भी 2 शिप्स का जो 2 क्रू मिसिंग है। ये तो कोस्ट गार्ड तो पहला कोस्ट गार्ड हो जो भी नेवी का शिप हो, पहला रूल है कि जब भी ऐसा कोई सिग्नल आता है, कॉमन सिग्नल मैडे का, SOS का, इमीडिएटली उस पोजीशन पे सब लोग आजू बाजू में जो भी जहाँ भी जाते होंगे इमीडिएटली वहाँ पर स्टॉप कर कोर्स डाइवर्ट करेंगे और उसी जगह की तरफ बढ़ेंगे रेस्क्यू के लिए। उसके बाद जब जाके पहुँचे तो फायर है, फायर को एक्सपीरियंस करना है, तो अपना कोस्ट गार्ड वगैरह के पास, नेवी के पास बहुत मॉडर्न इक्विपमेंट्स है, दे आर इक्विप्ड एंड दे आर मोर ट्रेड ऑल्सो। कम से कम तो मर्चेंट नेवी का ये है। हाँ, मर्चेंट नेवी शिप में अगर जो नेवी का जो बंदे काम करते हैं उनको पता है, दे नो द SOP। जो सिविल वाले जाते हैं जो ओपन CTC GP कोर्स करके रहा, वो थोड़ा सा ढीला मारते हैं। उनको पता है कि जब आग लगता है, किस तरह आग लगता है, किसको कैसे कंट्रोल करना, क्या करना, उनको पता है। नेवी वालों को पता है सब कुछ।
वैसे भी जैसे कि कैप्टन बोला अबंडन शिप, उसके बाद कैसे डिसिप्लिन में कौन कहाँ निकलेगा कहाँ जाएगा, उसका बोट स्टेशन किधर है, लाइफ राफ्ट स्टेशन किधर है, क्या क्या सिस्टम, वो सबको स्टिमुलेट होता है नेवी में। मर्चेंट नेवी में थोड़ा स्टिमुलेट नहीं है, क्योंकि पैसा ज़्यादा मिलता है और डिसिप्लिन थोड़ा कम है। तो ये जैसे कि ये एक है। लेकिन फायर के देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमारा विभिन्न इंडियन ऑयल का एक जहाज VLCC, उसका नाम मैं भूल गया मैं, ये आ रहा था VLCC क्रूड लेकर आ रहा था, रिफाइनरी में पारदीप आ रहा था, श्रीलंका कोस्ट में आग लग गया, फटाफट गया, ठीक है, उसको रेस्क्यू किए कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी लेके आए। अभी 1 साल पहले आपको याद होगा सुएज कैनाल में एक जहाज ग्राउंड हो गया, देखिए सुएज कैनाल को करीब 10 दिन करीब ब्लॉक कर दिया, उधर के ट्रैफिक उधर रुके रहे, इधर का ट्रैफिक, छोटा सा कैनाल है, तो ये मैन मेड कैनाल है, वो भारत मतलब भगवान की बनाया हुआ कैनाल नहीं, मैन मेड, जो गल्फ ऑफ ये को एडन को जुड़ता है, उस साइड में मेडिटेरियन में जुड़ता है जो, हाँ कैनाल। जैसे कि और एक एग्जाम्पल लेते आप, ये अपना जो श्रीलंका कोस्ट में जो आग लगा VLCC, वो दैट वाज कैरिंग 27 लाख टन ऑफ किस्मत अच्छा है, इमीडिएटली नेवी भी थे उसका आजू बाजू में। जनरली अरबियन सी में साउथ चाइना से लेकर अरबियन सी में ये स्टेट ऑफ मलक्का वगैरह जो है, उसमें जनरली हमारा कोई ना कोई नेवी का कोस्ट गार्ड का जहाज रहता ही रहता है, एनी टाइम इन द वर्ल्ड, गिवन टाइम, एनी गिवन टाइम, तो हम पहुंच जाते हैं, और बाकी कोई हेलीकॉप्टर ही है। अभी ये जो कोचिन वाला जो जहाज है उसमें वो कंटेनर शिप है, जो सिंगापुर का जहाज कंटेनर शिप है, दैट वाज कैरिंग अराउंड 1754 कंटेनर्स, उसमें 140 कंटेनर में डेंजरस कार्गो था, मतलब कोई केमिकल होगा जैसे मैग्नीशियम, सोडियम, जो इमीडिएटली हीट में ऑटोमेटिक पटास हो हीट में पकड़ लेता है, तो उसमें यही एक बड़ा प्रॉब्लम हुआ, इसलिए इतना कैजुअलिटी हो गया। फिर उसको कैसे किए, पहले कुछ टॉक्स वगैरह गए, आग बाग को थोड़ा बुझाने की कोशिश करने के साथ में उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी था कि वो जब इंजन बंद हो गया ना तो वो ड्रिफ्टिंग करना शुरू कर दिया टुवर्ड्स द कोस्ट की तरफ ड्रिफ्टिंग करना शुरू कर दिया। तो उसमें क्या ना, एक तो तेल ऑयल लीक में समुद्र इकोलॉजी जाता है, फिर हमारा कोस्टल जो फिशरमैन वगैरह अगर वो डिस्टर्ब हो जाएगा तो ये हो जाएगा, फिर कोस्ट में जाकर लग जाएगा तो वहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा, कहीं आग वाग फैल जाएगा। तो पहला काम SOP ये होता है कि उसको कैसे कोस्ट से बाहर निकालो, दूर निकालो, क्यों इंजन मान तो ड्रिफ्ट करेगा, करेक्ट है, विंड में ड्रिफ्ट करेगा, इतना बड़ा बॉडी है, ड्रिफ्ट करेगा ही करेगा। तो फिर उन्होंने टग लगा के रस्सी वस्सी बांध के कोशिश की, नहीं हुआ, फिर एक हेलीकॉप्टर से एक रेस्क्यू टीम भेजा गया, उन्होंने ड्रॉप हुआ, फिर वेयर का लगाया, फिर उनको खींच के दूर लेके गए, अराउंड 60, 70, 80 नॉटिकल माइल्स में करके उसको किसी ने एंकरिंग कराए, जब डेप्थ अराउंड था एंकरिंग करा के फिर शिप ओनर जो है उसको इंटीमेशन तो पहले से गया था, अभी डिपेंड करता है अगर शिप ओनर उसको सैलवेज करता है मतलब लेता है, नहीं तो वहाँ पर वो डब्बा बन के पड़ा रहेगा और इकोलॉजी खराब हो जाएगा। वो शिप ओनर भी देखेगा ना, अगर मैं इसको सैलवेज करता हूँ मेरा कॉस्ट कितना है, और अगर छोड़ दो भूल जाता हूँ तो ठीक है, तो फिर बाद में फाइनली इंडिया गवर्नमेंट क्या करेगा, पैसा उसको लाएगा, रद्दी में बेचेगा। तो ये होता है प्रॉब्लम। अगर आपका छोटा छोटा कैनल सुएज कैनाल ये है, स्टेट ऑफ ये हरमुज जैसे कि वो स्टेट है गल्फ ऑफ ये में, उसका पर मैं आऊँगा जब मैं एक वीडियो बनाऊँगा, इजराइल ईरान का पर बनाऊँगा, उसको बताऊँगा व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल 5 माइल्स का जो स्टेट ऑफ हरमुज, उसका पर बनाऊँगा। मैं प्रॉपर एटलास में मैप करके बताऊँगा उसमें क्या ये है। तो ये होता है अगर थिंग्स प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है, रेस्टोरेंट की ज़रूरत है। और मैं ये भी और एक चीज़ मैं लेता हूँ, एक्चुअली मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर में कि इंडियन नेवी में 2 टाइप के कमीशन है, एक शॉर्ट सर्विस
एक परमानेंट सर्विस। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शन दिया है कि शॉर्ट सर्विस वाले भी कन्वर्ट करके परमानेंट सर्विस जाता है। तो शॉर्ट सर्विस वाले अभी जब उनका टेन्योर ख़त्म होता है वो देखेंगे मेरा फर्दर कैरियर ऑप्शन क्या है। अगर वो कंटिन्यू करेंगे नेवी में, टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल हो जो भी है, तो कैरियर ऑप्शन क्या, सैलरी वगैरह तो ठीक वही रहेगा जितना भी मतलब मिल रहा है, जो पे कमीशन जो फिक्स वही मिलेगा। लेकिन बाद में उनको जो फर्दर ट्रेनिंग विद प्रमोशन का साथ ट्रेनिंग, कभी कभी बहुत सारी फॉरेन में जाके पढ़ना है, वो करना, जो नॉलेज गेन करने का, धीरे धीरे उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगा और नॉलेज बहुत बढ़ेगा। जब वो एक एडमिरल स्टेज में पहुंच जाएंगे तो बाय द टाइम विल बी वास्ट नॉलेज एडल, उस टाइम उनका जो स्टैचर बढ़ जाएगा। लेकिन अगर वो छोड़ देते हैं आधे में तो उनका नॉलेज वही स्टक हो जाता है, लेकिन जनरली वो लोग शिफ्ट करते हैं मर्चेंट नेवी में। मर्चेंट नेवी का रूल है, अगर आपको तो वॉच कीपिंग है, जैसे कैडेट का टाइम, डे कैडेट के बाद आप मिडशिपमैन हम लोग बनते हैं। मिडशिपमैन के बाद हम जब कमीशन मिलता है 1 साल का कोर्सेज वगैरह करते हैं, उसके बाद शिप में जाके वॉच कीपिंग निकालते हैं। 1 साल का वॉच कीपिंग हमारा है, वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट मिल गया। तो वी कैन डू इंडिपेंडेंट वॉच एज ए OW, ऑफिसर ऑफ द वॉच, इंडिपेंडेंट आप कर सकते हैं। सेम सिस्टम मर्चेंट नेवी भी है, डिफरेंट ये स्टेज वॉच कीपिंग COP ये सब रहता है। तो इंडियन नेवी का जो इनका फ़ायदा है कि जैसे डेक कैडेट से आप बनेंगे, डेक कैडेट करेंगे, उसके बाद 4th बनेंगे, 4th के बाद आप ऑनबोर्ड प्रमोशन में 3rd हो जाता है, उसके बाद 2nd ईयर फिर एग्ज़ाम देना पड़ता है, काफ़ी ये है। और जब अगर पैरेलल में आप एंट्री मारते हैं यहाँ से मर्चेंट नेवी में, तो आपके पास वॉच कीपिंग है तो यू कैन जॉइन एज 3rd ऑफिसर। ओनली एक STC का कोर्स करना पड़ता है एक्स्ट्रा, जो एडिशनल मर्चेंट नेवी का IMA का जो रूल है। उसके बाद आप डायरेक्ट 3rd ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी कंपनी आपको ले लेगा, क्योंकि बिकॉज यू आर वेरी हाईली एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो यू आर वेरी डिसिप्लिन रहता है। और जनरली 3rd ऑफिसर का अभी जैसे कि मतलब एवरेज जो चल रहा है, जो ये चल रहा है अराउंड $2,500 to $3,000 में चल रहा है, नॉट ए बिग अमाउंट। उसके बाद जब नेक्स्ट प्रमोशन वगैरह होता है देन द नेवल पीपल आर वेरी स्मार्ट बिकॉज दे आर रियली उनका तो एक्सपीरियंस है। तो 2nd चीफ ऑफिसर एंड देन चीफ इंजीनियर या मास्टर ये बनना में इनको ईजी रहता है। तो इसमें अगर मास्टर जाएंगे, फिर मास्टर में छोटा जहाज, फिर धीरे धीरे होके आपको बड़ा जहाज का रेस्पॉन्स मिलेगा, BLCC का रेस्पॉन्स मिलेगा, 17,000 और 1.5 लाख GIT का जहाज मिलेगा। तो अकॉर्डिंगली आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर भी बढ़ता रहेगा, और 15,000 तक भी मास्टर बड़े बड़े जहाज का टैंकर स्पेशली वाला $15,000 तक का भी मंथली ऐसे रेम्यूनरेशन में जाता है। तो ये थोड़ा मैं कंबाइन करके कर दिया है, इसलिए कि इवन जो लोग रैंक में ज्वाइन करते हैं उनके लिए भी वही, जो नेवी में भी जो 10 साल हमारे टाइम में 10 साल में हम कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में साइन करते थे, उसके बाद हम चाहेंगे तो एक्सटेंड कर सकते। लेकिन मेरा बैच में तो अराउंड 70% छोड़ दिया एंड दे जॉइन मर्चेंट नेवी। अभी उनका बच्चे लोग भी मर्चेंट नेवी में सेल कर रहे हैं, उनका बच्चे लोग मर्चेंट नेवी में सेल कर रहे हैं, और हाई अच्छे पोजीशन में चीफ इंजीनियर है, मास्टर भी बन गए हैं। तो ये होता है डिफरेंस, डिपेंड करता है आप क्या डिसीजन लेंगे, क्या करेंगे। और एक जो फ्रेशर जो आप लोग बैठे हुए, अभी मानसून आ रहा है, मानसून में क्या होता है जनरली जो सीनियर रैंकिंग जैसे होता है, जो थोड़ा बहुत ये हो जाता है, इतना सेल किया, थोड़ा बहुत रेस्ट मारो, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन अप करके आप घर जाते हैं, उसके बाद मानसून में आप नहीं करना चाहते। बोले मानसून में क्या रोलिंग पिचिंग ज़्यादा होता है। हमारा तो जहाज में रोलिंग पिचिंग के लिए नए बच्चों के लिए हर कंपार्टमेंट में के बकेट लगा हुआ है, मतलब, और हमेशा खिचड़ी और रसम होता था, क्योंकि जो ये है ना उल्टी नहीं आता है, CC में बहुत उल्टी आता, जब भी उल्टी आता तो बल्टी में भाग करने का। तो ये होता था। और धीरे धीरे देन यू गेट एक्वेटेड हुई थी, उसके बाद CC वगैरह 2-3 सीलिंग के बाद CC वगैरह होता नहीं है। ये जो ये है ये मानसून में होता है, कारण मानसून में काफ़ी
पिचिंग, रोलिंग, ऐसे काफ़ी होता है। तो ये इसके लिए बहुत लोग कहते हैं छोड़ो, मानसून 4-5 महीने के बाद घर बैठेंगे, उसके बाद जाएंगे। इस टाइम पर काफ़ी वैकेंसी रहता है, कंपनी ढूंढते रहते हैं, लोग मिलते नहीं हैं। वैसे भी मर्चेंट नेवी में और फ्लाइंग लाइन में लोगों का शॉर्टेज है, मतलब शॉर्टेज लोग जनरली, मतलब नौकरी के लिए, एक क्लरिकल नौकरी के लिए, एक होमगार्ड नौकरी के लिए लोग रिश्वत भी लंबा लाइन में लगते हैं। लेकिन जहाँ पर एक रेस्पेक्टेबल नौकरी है, कंफर्टेबल पैसा है, ये करने का, करियर बनाने का तरीका, उसमें लोग इंटरेस्टेड हैं। क्योंकि घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से जाना पड़ेगा दूर, और डर भी रहता है, क्या होगा क्या नहीं, डर भी रहता है। तो लेकिन ये मौका है जो फ्रेशर्स है या ऐसे एक सेलिंग करके अपने वॉच कीपिंग निकाल के आप बढ़े, यही है मौका, आप घुस जाइए। कंपनी आपको, ये मौका है, कंपनी को आपको ज़रूरत है। क्यों ना उनको इसी टाइम पर, जो मानसून टाइम जो 4-5 महीना, उनको शॉर्टेज, क्रू का शॉर्टेज रहता है। और कोई क्रू का जैसे साइनअप हो गया, अपने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं 9+2 का करते हैं, लेकिन वो होने के बाद मतलब है भी रूल है, आप उसको रोक नहीं सकते, यू हैव टू रिलीव। उसको रिलीव करने के लिए आपको एक रिलीवर, फिर एक किसी ना किसी जुगाड़ करना पड़ेगा, नहीं तो आप सेल नहीं कर सकते। मतलब एक क्रू के लिए आपको एक पोर्ट में पैसा दे के 3 दिन 4 दिन, एंकरेज में पैसा दे के 3-4 दिन रुकना पड़ेगा। तो ये मौका है, मैं एडवाइस करता हूँ जो नए बंदे हैं वो कर सकते हैं। और वैसे भी मैं आपको बताता हूँ, तो मेरा तो खुद का मर्चेंट नेवी कंसल्टेंसी का चैनल है, अपने ही कंसल्टिंग कर रहा हूँ, मेरा नंबर भी पीछे लिखा हुआ है। और कोई मेरे को कॉन्टैक्ट करेंगे तो मैं भी आपको हेल्प करूँगा। कोई कंपनी कहाँ है, कैसे कैसे वैकेंसी निकलते कहाँ किसको कॉन्टैक्ट करना है, मैं आपको गाइड कर दूँगा। बस यहीं पर आज का ये वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। अगली वीडियो का साथ खूब जल्दी आपका सामने हाजिर होगा। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।